दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.3। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इससे पहले एक बार फिर से अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने अपरिमेय संख्या के लिए एक कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। जैसे 1 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, या फिर 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो आ जाएगा 2। इसी तरीके से 9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो आ जाता है 3। तो अगर किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है तो हम उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी किसी संख्या का वर्गमूल अगर एक पूर्णांक है तो हम उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और अगर अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे अंडर रूट के अंदर सपोज 2 आ जाए, 2 का हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, या 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और दशमलव के रूप में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत और अनावर्ती है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है और कहीं पे खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम ठीक उसका उल्टा कल्पना करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम अपनी कल्पना को ही गलत सिद्ध कर देंगे और इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा ले लिया, परिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √5 बराबर P/Q हो सकता है, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब समझ लेते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हुई जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। यानी अगर मैं P और Q का HCF निकालूं तो वो सिर्फ 1 आएगा। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। एक ही ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग जाता है। अब हम इस समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा P²/Q²। अब इस Q² को अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। अब देखिए P² 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 इस संख्या का एक गुणांक है। अगर इसमें 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अतः P² क्या है? 5 से विभाजित है। अगर इसको समझना है हमें, तो सपोज हमें एक संख्या है 4 गुणा 3। तो अगर मैं बोलूँ ये 4 से विभाजित है तो ये सत्य होगा, क्योंकि अगर मैं इसे 4 से विभाजित करूँ तो ये पूरी बार कट जाएगा।
इसी तरीके से इसमें 5 का गुणा किया हुआ है, तो ये 5 से पूरी बार विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। देखिए, किसी संख्या का वर्ग अगर 9 3 से विभाजित है, 9 अगर 3 से विभाजित है तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 3। 9 का वर्गमूल 3 हुआ तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा। इसी तरीके से अगर 16 अगर 4 से विभाजित है तो 16 का वर्गमूल हुआ 4, 4 भी 4 से विभाजित होगा। ऐसे ही पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो उसका वर्गमूल हो गया पी, वो भी तो 5 से विभाजित होगा। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि पी भी 5 से विभाजित है। अब पुनः हम फिर से मान लेते हैं, माना P बराबर 5R है, P बराबर 5R। तो P का मान, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में अगर हम P का मान रखें तो देखिए 5Q स्क्वायर बराबर P की जगह पे हम रख देंगे 5R, तो ये 5R का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 और R का स्क्वायर R स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25R स्क्वायर बटे 5, यानी Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5R स्क्वायर। फिर से वही, अब की बार देखिए Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर है, यानी Q स्क्वायर के सामने ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो हम लिखते हैं Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। और फिर से Q स्क्वायर अगर विभाजित है तो Q भी विभाजित होगा, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, इसलिए 5 P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्योंकि 5 से P में भी भाग जा रहा है, Q में भी जा रहा है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था? P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। तो हमारी कल्पना तो यहीं पे गलत हो गई। हमने माना था कि 1 केवल कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 भी कॉमन निकल गया। अतः हमारी परिकल्पना विरोधाभासी है। विरोधाभासी क्यों है? क्योंकि हमने माना था कि P और Q इनमें केवल इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, लेकिन यहाँ 5 भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। अब हमने हम जो सोच लेके चल रहे हैं वो गलत है। तो हम क्या सोच के चल रहे थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमारी सोच गलत है। तो इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सोचा था कि √5 परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी परिकल्पना हो गई गलत। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें √5
या फिर √2, √3, √7, कुछ भी आए, हर एक को हमें इसी तरीके से सिद्ध करना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब की बार हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे? फिर से हम इसका हम दूसरी परिकल्पना करेंगे कि माना माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर से हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर हम P/Q लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें एक पक्ष में केवल जो अंडर रूट वाली संख्या होती है हमारी, उसको रखना है और बाकी सबको हमें दूसरे पक्ष में ले जा देना है। तो हम √5 को बाईं साइड रखेंगे, बाकी सबको हम दाएं पक्ष में ले जा देंगे। तो हम यहाँ अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q -3 और √5 बराबर P/Q -3 और इस सब का बट्टे 2 यानी 1/2। अब देखिए, P/Q परिमेय संख्या थी, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी और ये भी परिमेय संख्या होगी। 1/2 P/Q -3 ये परिमेय संख्या होगी। अब इसके बराबर ये है, तो इस हिसाब से ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हम फिर से जो हम सोच रहे हैं वह गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये वाली संख्या 1/2 गुणा P/Q -3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तथा √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया? हमने 3 + 2 √5 को पहले परिमेय संख्या माना। अब वो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हमने उसे लिख दिया। उसके बाद इसके साथ की सारी संख्याओं को हम इधर ले आए। तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, और ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √5 पहले से ही अपरिमेय संख्या है, तो हमने जो कुछ भी सोचा है वो सब गलत सोचा है। यानी 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, 7 √5 और 6 + √2। तो देखते हैं पहला वाला पार्ट। 1/√2 हमने अपरिमेय सिद्ध करना है। तो फिर से वही हम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
अब अगर परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। और अगर ये p/q हो गया तो हम क्या करते हैं, √2 लाते हैं यहाँ कहीं से, तो दोनों भिन्नों को हम उल्टा लिख देते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा q/p। ठीक है, तो √2 और ये हो गया q/p। अब अगर p/q एक परिमेय संख्या है तो q/p भी परिमेय संख्या होगी, किसी भी भिन्न का उल्टा भी परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हमारी परिकल्पना फिर से गलत हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए q/p तथा √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। संख्या होगी, किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। परिकल्पना गलत है तो हमने माना था परिमेय संख्या, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। देख लेते हैं सेकंड पार्ट। 7√5 इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो फिर से हम वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम लिख सकते हैं p/q। अब हम क्या करते हैं, यहाँ केवल √5 को रखेंगे, इस 7 को इधर ले जा देते हैं। तो √5 बराबर होगा 1/7 p/q। p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/7 p/q भी एक परिमेय संख्या होगी। तथा √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका लास्ट पार्ट 6 + √2 बिल्कुल ऐसे ही करना है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर 6 + √2 परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं p/q के बराबर। अब हम √2 को रखेंगे बाईं साइड और 6 को ले जा देते हैं दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा √2 बराबर p/q - 6। अगर p/q एक परिमेय संख्या है तो p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या होगी,
और अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है और 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आते हैं, तो इनका आप अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। थैंक यू।